आज की चर्चा का प्रमुख विषय है वो जेपीएससी में आने वाले जो पीटी के प्रश्न हैं जो विविध प्रकार के हैं। तो अधिकतर आप एग्ज़ाम में देखिएगा कि ऐसे स्टेट सिविल सर्विस में वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हाल के दिनों में जो टेल प्रकार के प्रश्न है या जॉइंट प्रकार के प्रश्न है या संयुक्त प्रश्न है, इनको पूछने की प्रवृत्ति बहुत अधिक रहती है। बहुत से पेक्युलर क्वेश्चंस होते हैं। हर एग्ज़ाम में आप देखिएगा कि जो 10 से 15 वो आपको बिल्कुल अलग टाइप के प्रश्न होते हैं और जिसे आप करके प्रतियोगिता परीक्षा पास कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होता है, किसी में नहीं होता है। तो ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि जो अभ्यर्थी है वो टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं, क्योंकि जो इस प्रकार के प्रश्न है वो अधिकतर टेक्स्ट बुक से पूछे जाते हैं, लेकिन गाइड बुक में जो है वो ऊपर जो है उसको लिखा जाता है। तो उसमें अधिकतर वही प्रश्न होते हैं कि जिसे आमतौर पर सभी पढ़ते हैं, सभी करते हैं। और अधिकतर आप यूट्यूब में भी आप देखिएगा तो जो 99% जो आपको नरेटिव जो कमेंटेटर्स हैं जो देख के पढ़ते हैं, जो एक प्रकार से उसमें बहुत कम लोग जो होते हैं, बहुत कम शिक्षक हैं जो उससे समझाते हैं अच्छी तरह। ऐसे आमतौर पर नरेटर ही मिलते हैं, बहुत से तो गीत भी गाते हैं। लेकिन वहाँ होना चाहिए कि आपको देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट की भूमिका वो एक प्रकार से आंशिक होती है, उसमें जो पूरा योगदान है वो आपका अपना है। तो कोशिश करना चाहिए कि अपने आप में आप सक्षम बने, अपने आप में विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण हो कि आप चीज़ों को समझें और जो है कि टेक्स्ट बुक के माध्यम से जो है आप पूरे कंसेप्ट को समझें, क्योंकि प्रश्न का रूप किस प्रकार होगा वो कोई नहीं जानता है। तो इसका पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय कौन सा अंग्रेजी अधिकारी डर से कलकत्ता भागा था? तो इसका जो पहला ऑप्शन है विल्किंसन है, दूसरा डाल्टन है, तीसरा सिस्मोर है, चौथा रुक है। तो ये सभी जो है अंग्रेजी कप्तान थे, उस समय कैप्टन थे। तो इसका जो सही उत्तर है तीसरा, जो कैप्टन सिस्मोर है। तो इतिहास इसका यह है कि 3 सितंबर 1857 को जो ऐसे तो झारखंड के कई भागों में 1857 का आंदोलन आरंभ हुआ जिसमें रांची प्रमुख केंद्र था, लेकिन 3 सितंबर 1857 को चाईबासा में भगवान दास और रामनाथ के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ। और हम ऐसा जानते हैं कि पोड़ाहाट के राजा अर्जुन सिंह जो यहाँ के स्थानीय शासक थे वो भी इसका नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन जो केंद्रीय एक प्रकार से क्षेत्रीय नेतृत्व था वो भगवान दास और रामनाथ के नेतृत्व में था। यहाँ होता ऐसा है कि जब इसका विरोध बहुत गंभीर तरीके से होता है तो जो कैप्टन सिस्मोर है वो यहाँ के स्थानीय जो राजा हैं, यानी सरायकेला के जो राजा हैं, राजा चक्रधारी, उन्हें वो अपने सेना को सौंपकर वो कलकत्ता भाग जाते हैं। और यहाँ जो खरसवां एक और स्टेट है, क्योंकि पोड़ाहाट से ही स्प्लिट होके अलग होके सरायकेला और खरसवां राजवंश बना है। तो खरसवां का राजा हरि सिंह भी जो है वो अंग्रेज़ों के साथ था। तो यहाँ राजा चक्रधारी और राजा हरि सिंह यहाँ आपको समझना है, क्योंकि ये पॉकेट से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सरायकेला और जो खरसवां का राजा है वो अंग्रेज़ों के साथ था, लेकिन जो पोड़ाहाट का राजा था, जो चक्रधरपुर का राजा था, वो राजा अर्जुन सिंह संजय नदी के किनारे अंग्रेज़ों से युद्ध करता है। और वो उस समय वो नदी काफ़ी चौड़ी हुई करती थी और अपने लोगों को, यानी अपने जो दीवान है, खासकर जो जागू दीवान है, उसको उसके नेतृत्व में वो अपने सेना को और संसाधन यानी 2 हाथी को और सेना को रांची भेजने का प्रयास करता है, ताकि आंदोलन को बुरी तरह जो है अंग्रेज़ों द्वारा जो कुचला जा रहा था उसे फैलाया जाए, युद्ध किया जाए। और इस संदर्भ में आप देखिएगा कि बाद में अर्जुन सिंह की गिरफ्तारी होती है और फिर इन्हें बनारस भेज दिया जाता है। और बाद के दिनों में 20,000 जो सालाना जो है इनसे जो है हर्जाना भी लिया जाता है।
बाद में जो कैप्टन बर्च हैं, फिर डाल्टन है, वो इसमें समर्पण जो है राजा रुद्र सिंह जो है वो करते हैं। तो इसका ये इतिहास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है सिस्मोर सही है। अब देखिए कि बहुत से जो है स्टूडेंट वो कमेंट करते हैं कि सर ये बहुत लंबा हो रहा है, थोड़ा ये कम होना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले बताया कि मैं कभी भी नहीं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप गाइड बुक पढ़िए या शॉर्टकट तरीके को अपनाएं। आप कोशिश कीजिए कि टेक्स्ट बुक पढ़ें और चीज़ों के सभी आयाम को समझें, क्योंकि प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा वो कोई नहीं जानता है। हो सकता है कि आप बना दें, तुक्का मार दें, हो जाए, लेकिन ऐसा चांस बहुत कम है, इसकी संभावना बहुत कम होती है। इसलिए मैं ये बताता हूँ कि जितने भी मैं बातों को बता रहा हूँ उसका संबंध जो है उसके ज्ञान कोश से ही है। वो पॉकेट के इर्द गिर्द जाके भी आपसे पूछ सकता है, और ऐसा हुआ है कि इस प्रकार के प्रश्न जीपीएससी में बहुत आए हैं। तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए आपको। अगला प्रश्न है कि नागपुरी दरवाज़ा का संबंध किस किला से है? ए पलामू का नया किला, बी पलामू का पुराना किला, सी नवरत्नगढ़ का किला, और डी पालकोट का किला। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ए एवं बी, दूसरा केवल ए, तीसरा ए एवं सी, चौथा केवल डी। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है आपको परेशान करते हैं। तो चूँकि ये इतिहास है, मध्यकाल के इतिहास से इसका संबंध है, तो इसका जो सही उत्तर है तीसरा एवं सी है, यानी पलामू का नया किला और नवरत्नगढ़ का किला। तो आप थोड़ा सा अचंभित हो जाइएगा कि एक दरवाज़ा का संबंध इन दो किलों से कैसे है। तो ये क्वेश्चन को आप समझें, ये कहाँ है नहीं पूछा जा रहा है। अगर ये पूछा जाए कि कहाँ है वर्तमान में, तो ये पलामू का जो है नया किला, जिसे राजा मेदिनी राय ने, जो चेर शासक ने, उन्होंने बनवाया था। लेकिन संबंध पूछा जा रहा है, तो यहाँ आपको ये पूछा जा रहा है कि इसके इतिहास को आप जानते हैं कि नहीं। जब आप पलामू के किले में घूमने जाइएगा, चूँकि इस किला का संबंध रक्सियल शासक से भी रहा है, उसके बाद औरंगजेब के जो सेनापति थे दाऊद खान से भी रहा है, और वहाँ उससे संबंधित स्थापत्य बनाए गए हैं, मस्जिद बनाई गई है। तो इसका जो मूल किला था, जो पुराना किला था, तो यहाँ आप देखिएगा कि जो पुराने तरीके से इसका निर्माण किया गया, लेकिन जो नया किला है उसमें आप देखिएगा कि जो राजा मेदिनी राय है, जो चेर शासक था, उसका युद्ध जो है नाग शासक रघुनाथ शाह से हुआ। और उस युद्ध में जो रघुनाथ शाह की राजधानी थी, जो नागवंशीय शासक था, वो नवरत्नगढ़ था, यानी दोईसा था। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि राजधानी जो है वो कुकरा से दोईसा ले गई थी। जो राजा दुर्जनशाल था, यानी जस्ट उससे अगर पहले तो राजा बरिशाल बहुत किताबों में है, लेकिन आप दुर्जनशाल को भी जान के रखें कि उसका भी योगदान था। उन्होंने दोईसा जो गुमला वर्तमान में है, वहाँ नवरत्नगढ़ का किला बनाया, वो राजधानी रही। और रघुनाथ शाह के समय, यानी जो 17वीं सेंचुरी के समय, ये राजधानी था। और जब यह युद्ध हुआ तो यहाँ काफ़ी सारे खर्चे किए गए थे राजा दुर्जनशाल के द्वारा। झरोखा दर्शन, फिर कंगूरा शैली के द्वारा इसका निर्माण, चूँकि राजा दुर्जनशाल जहांगीर के दरबार में जाता था और वो वहाँ स्थापत्य को देखता था, तो वैसी मुग़ल शैली का उन्होंने अनुसरण किया और 5 मंजिलें इमारतें बनाई। तो इसका दरवाज़ा बड़ा आकर्षक था, जो मुग़ल शैली में बना हुआ था। काफ़ी उसमें जो जेम्स स्टोन लगे हुए थे, काफ़ी कीमती पत्थरें थी, हो सकता है सोना हीरा भी हो सकता है। तो पूरे दरवाजे को जो है राजा मेदिनी राय ने उखाड़ कर जो है वो साथ में पलामू ले गया और पलामू के पुराना किला में उसको लगवा दिया। तो एक प्रकार की ऐतिहासिक अनोखी घटना थी, इसको आपको जानना चाहिए। और ये आपको पूछ सकता है, क्योंकि जो राजा मेदिनी राय था उसका वर्चस्व इतना बढ़ चुका था कि 1758 से 74 के बीच में आप देखिएगा कि उसने गया, चतरा, कोठी, कुंदा, पलामू, यहाँ की फिर नागवंशी के जो शासक है गुमला, रांची, चुटिया, इन सब पर जो है अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था।
और इसी के डर से जो है, चूँकि ये कभी कभी मुग़ल सेना को भी लूटता था, तो औरंगज़ेब जो है इसके दमन के लिए दाऊद खां को भेजा था। और मेदिनी राय को उसने जो है मुग़ल की अध्यक्षता स्वीकारी, 9,000 का जो है वो उस पर कर भी इस पर आरोपित किया। तो इस प्रकार जो है आप इसके इतिहास को पढ़ेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ आपको बहुत प्रश्न एक आता है कि झारखंड में 19वीं सेंचुरी तक यानी 1800 अगर आप 50 तक ले तो कितने इनकम्बेंट स्टेट है। इनकम्बेंट स्टेट अर्थात जो निर्भर स्टेट है, यानी 35 इसका आंसर है। तो इस प्रकार के आप देखिएगा कि जो नागवंशी शासक हैं या चेर शासक हैं या रक्सेल शासक है, पंचेत शासक है, या जो रामगढ़ का जो क्षेत्र है जो जिसमें केरी है, कुंदा है, सतगावा है, जो ये क्षेत्र है, जो मुल्ताबाग वंश का क्षेत्र है, तो वहाँ उसके अधीनस्थ भी बहुत से राज्य हुए। आप देखिए कि नागवंशीय शासकों के अधीनस्थ जो ठाकुर गांव थे, जैसे भौरों का किला है, फिर तिलमी का किला है, सतरंजी हटिया का किला है, तो उसके अधीनस्थ भी बहुत सारे रियासतें थी। जैसा मैंने पहले बताया कि सिंहभूम में जो सिंह वंश है वहाँ से सरायकेला का है, फिर खरसवां का है, फिर किचिंग स्टेट है। तो इसके अंतर्गत आपको बहुत से उनके जो सेनापति हैं या दीवान हैं या ठाकुर हैं उसके भी स्टेट मिलेंगे, क्योंकि बाद के दिनों में इन्होंने एक साम्राज्य के रूप में अपने आप को डेवलप किया। आप औरंगजेब के समय भी अगर देखिएगा तो इसी प्रकार का आपको वहाँ व्यवस्था मिलेगी कि जो स्थानीय मनसबदार है, जागीरदार हैं, यहाँ के छोटे छोटे जो ज़मींदार हैं, आप अगर खाली बंगाल में आप सिर्फ ले लीजिएगा तो करीब करीब 40,000 आपको जो है वहाँ वंश मिल जाएंगे छोटे बड़े। तो औरंगजेब के काल में बहुत देखने को मिली। तो चूँकि ये वही काल है, जैसा मैं बता रहा हूँ, मेदिनी राय का संबंध औरंगजेब से था, और इस समय जो है बहुत से छोटे छोटे राज्य जो हैं वो डेवलप हुए। झारखंड में भी ये प्रश्न आता है कि झारखंड में कितने इनकम्बेंट स्टेट थे, 35 है इसका आंसर। इसलिए मैंने यहाँ ज़रूरी समझा, इसको आपको चीज़ों को यहाँ समझाना ज़रूरी है। तो इस प्रकार के चीज़ों को थोड़ा समझ के रखें। तो इसका जो उत्तर है तीसरा AMC यानी पलामू का नया किला और नौरतनगढ़ का किला, ये सही है। अगला प्रश्न है कि किस झारखंडी शासक को जहांगीर ने बाग के सामने जिंदा फेंकवा दिया था। तो पहला भागवत राय, दूसरा चुन राय, तीसरा अनंत नाग और चौथा सहबल राय। तो इसका सही उत्तर है चौथा सहबल राय। अब देखिएगा कि जैसे मैंने इसमें बताया तुरंत कि चेर जो स्थानीय शासक थे वो मुग़ल सेना को लूटते थे। अब मुग़ल की यहाँ महत्वाकांक्षाएँ क्यों बनती हैं इसको आपको समझना है, क्योंकि मुग़ल जो शासक है, जो शासक वर्ग है, आप देखिएगा कि जो इसके आरंभ में अकबर का सामना शेरशाह से हुआ, और शेरशाह के जो रोहतासगढ़ थे वो जो ये झारखंड क्षेत्र है वो कुकरा के रूप में था और इनसे काफ़ी संसाधन मिलते थे। दूसरी बात है कि जो गंगा नदी का क्षेत्र है एक प्रकार से एक हाईवे, एक प्रकार से उस समय था, एक मार्ग था जो कि बंगाल के तरफ और इसी रास्ते यानी जंगल के रास्ते छुप कर दक्षिण भारत की तरफ जाने का एक प्रकार से आपको यहाँ व्यवस्था मिलेगी। आपको दिखेगा यहाँ कि आप देखिएगा कि जब जहांगीर का संघर्ष खुर्रम यानी शाहजहाँ से हो रहा है तो बहुत समय राजमहल के किले में खुर्रम ने व्यतीत किया और इसी के तरफ से वो दक्षिण जाता था, यहाँ छुपता भी था। बहुत से जो बड़े बड़े शासक थे वो झारखंड के इस क्षेत्र में छुपने का काम करते थे। फिर आप देखिएगा कि यहाँ बहुत दिनों तक यानी कलकत्ता का तो उस समय नामो निशानी नहीं था। अब 16वीं सेंचुरी में देखिएगा कि जो झारखंड का जो राजमहल क्षेत्र है और पलामू क्षेत्र है, यानी मूलतः अगर देखा जाए तो राजमहल जो है बहुत दिनों तक राजधानी रहा पूरे बिहार, बंगाल, उड़ीसा क्षेत्र का, जो कि एकदम गंगा नदी के तट पर बसा हुआ क्षेत्र है। और जैसा मैंने बताया कि नदी प्रमुख मार्ग थी। आप देखिए कि जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने कलकत्ता का विकास किया, तो उससे पहले राजमहल जो क्षेत्र है वो मुग़ल काल में एक प्रमुख छत्र के रूप में विकसित हुआ। तो होता था कि यहाँ जो मुग़ल सेना को यहाँ के स्थानीय शासक लूटते थे, तो उसमें सहबल जो राय था, जो चेर शासक था, वो काफ़ी परेशान किया हुआ था और
बाद के दिनों में अब देखिएगा कि यहाँ इसको पकड़ कर जहांगीर ने जो है इसे जिंदा जो है बाघ के सामने फेंकवा दिया था, जहाँ बाघ ने इसे खा लिया। और इसके बाद जो है प्रताप राय शासक बना और उसे चौपारण का किला भी भेंट किया गया। फिर मुग़लों ने 1,36,000 जो है वो कर प्रताप राय से प्राप्त किया। तो इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है साबल राय सही है। अगला प्रश्न है कि CNT की धारा 71 के अनुसार बेदखली की स्थिति में कितने समय सीमा तक उपायुक्त के समक्ष आवेदन दिया जा सकता है? तो पहला 6 माह, दूसरा 9 माह, तीसरा 1 वर्ष, चौथा 5 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा 1 वर्ष है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे गए हैं पिछले JPSC में और पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसको आपको समझना है कि यदि इस प्रकार के वाद उत्पन्न होते हैं जहाँ बेदखली और दखल दहानी से संबंधित वाद आते हैं, कोर्ट होता है, उसका एक अभियोजन प्रक्रिया होती है, तो एक समय सीमा उसके लिए निर्धारित की गई है कि आप जो DC के समक्ष जो है आप आवेदन दे सकते हैं इसके लिए 1 वर्ष के अंदर, यानी अधिकतम समय उसको 1 वर्ष माना गया है। और हाल के दिनों में आप देखिएगा कि इसमें 1990 के बाद जो है इसमें बहुत सी बातें जोड़ी गई हैं, जिसके आधार पर उपायुक्त के विवेक को भी जो है प्रमुख आधार माना गया है। लेकिन ये जो मूल जो धारा है उसमें 1 वर्ष लिखा गया है। अब 71 का जो है उसमें अगर पढ़िएगा तो उसमें उपायुक्त के विवेक अधिकार को जो है प्रदर्शित किया, जैसे मैंने बताया 1990 में जो संशोधन थे। 71 खा जो है उसमें इसके लिए जो कपटपूर्वक इस प्रकार के नामांतरण किए जाते हैं वहाँ 3 वर्ष की सज़ा और 1,000 जुर्माना का जो है वो चर्चा की गई है। तो इस प्रकार जो है ये प्रश्न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका तीसरा ऑप्शन 1 वर्ष सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध स्थावर शर्त से है? तो पहला जजमानी प्रथा, दूसरा सरंजामी प्रथा, तीसरा पेशगी प्रथा, चौथा देवदासी प्रथा। तो एक पेक्यूलियर टाइप का प्रश्न है, क्योंकि स्थावर शर्त जो है वो CNT की धारा में लिखा गया है। अब धारा जब 3 पढ़िएगा तो इसमें इसके बारे में बताया कि स्थावर शर्त एक्चुअली क्या है। तो CNT की धारा जो 3 के अनुसार ये लगान के अलावे अन्य जो शर्त हैं या सेवा है उसको बताया गया है। तो इसको आप अगर पढ़िएगा बुक से, बहुत से इसमें ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि समझ में नहीं आते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा अगर आप खोलने का और प्रयास कीजिएगा तो इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा। तो इसका जो सही उत्तर पहले मैं बता दूं कि वो जजमानी प्रथा है, क्योंकि अगर आप जजमानी को समझ लेंगे तो स्थावर शर्त को तुरंत समझ जाएंगे। क्योंकि CNT में जो बहुत सी बातें हैं वो एक व्यवस्था से आई गई हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी वो सांस्कृतिक व्यवस्था के रूप में चलती आई, उसका सामाजिक व्यवस्था के रूप में जो है प्रथागत जो है उसको समाहित किया गया और किसी न किसी रूप में वो बाद में नियम बन गए। तो जो भी कानून होता है, संविधान होता है, उसका जो मूल आधार क्या होता है? वो सभ्यता संस्कृति है। जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन है, लेकिन अलिखित है, लेकिन वो प्रथागत और इस प्रकार के सांस्कृतिक मान्यताओं से चलता है। तो इसी प्रकार आप देखिएगा कि जब हमारा वैदिक काल है तो आप वहाँ यजमानी प्रथा यानी जजमानी प्रथा पढ़िएगा कि जो बड़े तबके के लोग हैं, जब वन व्यवस्था विकसित हुई तो उसमें उनको सेवा के रूप में, मान लीजिए कि वो नाई है या कोई लोहार है, तो हर व्यक्ति की ज़रूरतें होती हैं। आपको बाल भी कटवाना है, आपको बर्तन बनवाना है, चाकू बनवाना है, आपको पशुओं के मामले में सेवा लेनी है, आपको खेती करवाना है। तो इसके लिए जो ऊंचे तबके के लोग थे, जो यजमान थे, वो सेवा प्राप्त करते थे निचले लोगों से। तो एक प्रकार से एक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था बना दी गई कि आपको सेवा देनी है मुफ्त में, ताकि हम आपको संरक्षण दे पाएँ या आपके हम धार्मिक अनुष्ठानों का हम नेतृत्व करें। तो इसके एवज में जो है हम आपको एक प्रकार से सेवा देंगे, प्राप्त करेंगे आपसे मुफ्त में। तो यदि आप अभी जाएंगे बाल कटवाने तो वहाँ आपको पैसा लगेगा, तो आपको सेवा तो नहीं देता है, लेकिन उस समय वो फ्री था। एक प्रकार से कुप्रथा हम इसे कहें। तो स्थावर शर्त भी इसी प्रकार की एक व्यवस्था है जिसमें
लगान के अलावा जो अन्य सेवा शर्त हैं या एक प्रकार से एक व्यवस्था है वो दी गई है। उतना डिटेल में तो लिखा नहीं गया है, लेकिन यहाँ इसकी चर्चा की गई है। तो अगर आप टेक्स्ट बुक में पढ़ें, बहुत सी बुक हैं, अगर उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ। तो इसका जो पहला ऑप्शन है जजमानी प्रथा, वो सही है। अगला प्रश्न है कि CNT 1908 की धारा 2 निरसन में पटमदा, चांडिल एवं ईचागढ़ थाना को क्यों निरसित किया गया? तो पहला, पटमदा, चांडिल, ईचागढ़ के राजाओं द्वारा विशेष छूट। दूसरा, पटमदा, चांडिल, ईचागढ़ का 1956 में पश्चिम बंगाल से बिहार में पुनर्गठन। तीसरा, पटमदा, चांडिल, ईचागढ़ का ढालबुम वंश में समाहित होना। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी एक पेचीदा टाइप का प्रश्न है। आप तुरंत जैसे पढ़िएगा CNT एक्ट तो वहाँ शुरू में ही मिल जाता है धारा 2 में कि पटमदा, चांडिल, ईचागढ़ इसको निरसित किया जाता है, निरसन अर्थात उसे हटाया जाता है। तो ये क्यों है, ऐसा क्यों किया गया, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए, पूछा जा सकता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिएगा कि जब ब्रिटिश आए तो बहुत से भाग, जैसे धनबाद बहुत दिनों तक आप देखिएगा कि बंगाल, पश्चिम बंगाल में रहा। उसी प्रकार जो ये मानभूम क्षेत्र था, बीरभूम के कुछ क्षेत्र थे वो सिंहभूम में थे। जैसे मैंने अभी तुरंत बताया कि राजमहल के अंतर्गत बहुत सारे राज्य आते थे, वो राजधानी थी। तो इस प्रकार जो है उसका सीमांकन बड़े क्षेत्रों के रूप में किया गया। लेकिन यहाँ जो है काफ़ी सांस्कृतिक आंदोलन भी हुए, राजनीतिक आंदोलन भी हुए। उसके अनुरूप जो है राज्य पुनर्गठन आयोग आया जब आज़ादी मिली, तो उसके समक्ष ये मांग की गई कि धनबाद को जो है वो बिहार में मिला दिया जाए। और जो बंगाल के जो बहुत से क्षेत्र हैं, जो घाटशिला से अगर आप देखें जो सटे हुए जो वीरभूम और मानभूम के क्षेत्र हैं, जिसमें पुरुलिया है और मानभूम के जो बागमुंडी हैं, तो इनको, मान बाजार हैं, तो इनको जो है वो मिला दिया गया पश्चिम बंगाल में। तो बहुत से क्षेत्रों की अदला बदली हुई। उसी प्रकार जो पटमदा, चांडिल और ईचागढ़ था वो बंगाल में था, वो झारखंड में मिला लिया गया। यानी वो वर्तमान के जो झारखंड है उस समय तो बिहार में था। तो सिंहभूम जो है वो बड़ा जिला था। 1990 से पहले वो पूर्वी पश्चिमी तो नहीं था, एक ही था। बाद में वो पूर्वी और पश्चिमी में हुआ। तो ये जो क्षेत्र हैं जो सरायकेला खरसवां के जिला के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें पाया गया कि इसे जो है इस क्षेत्र में मिला दिया गया। और यहाँ जनजातीय जनसंख्या बहुत कम थी। क्योंकि ये बंगाल से 1956 में आया और 1908 में पहले CNT तो लागू हो चुका था, तो इन 3 स्थान से उसे निरसित कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। ये तो 1956 में ऐसा किया गया। तो ये आपके लिए जानकारी का विषय है। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। तो जैसा मैंने अभी तुरंत बताया कि बहुत सी बातें आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगी, ये गाइड बुक में नहीं मिलेंगे। आमतौर पर हम गाइड बुक पढ़ते हैं इसके लिए, तो वहाँ ये सब बातें तो होती नहीं है। लेकिन आप उसको फुल एंड फाइनल मत मानिए कि आपको JPSC या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिर्फ वहीं से ही पूछेगा। वो भीतर घुस सकता है, या तो मेंस में भी ऐसा कर सकता है, इंटरव्यू में तो करता ही है। तो इस प्रकार जो है आपको थोड़ा सा तैयार रहना चाहिए। अगला प्रश्न है कि SPT 1949 की धारा 17 के अनुसार किस वृक्ष के अधिकार को रैयत से वंचित रखा गया है? तो पहला लाव वृक्ष, दूसरा बांस, तीसरा कटहल, चौथा महुआ। तो इसका सही उत्तर है चौथा महुआ वृक्ष। तो जो महुआ है वो उससे स्थानीय शराब बनाई जाती है, उसका एक अपना दवा के रूप में उपयोग भी है। तो इस प्रकार उसकी बोली भी लगाई जाती है। तो इससे आप जब SPT 1949 की धारा 17 को पढ़ेंगे तो वहाँ ये लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि आप लाव वृक्ष का एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं, नियोजन कर सकते हैं, बांस का कर सकते हैं, कटहल का कर सकते हैं। लेकिन महुआ को SDO के बिना अनुमति के आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, काट भी नहीं सकते हैं। उससे चुनने का भी जो है अधिकार जो है वो सरकार उस निर्धारित करती है। तो इस प्रकार ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
तो इसका चौथा ऑप्शन में हुआ सही है। अगला प्रश्न है कि एसपीटी 1949 की धारा 20 के अनुसार दान संबंधी वाद में कौन सा कथन गलत है। तो पहला, दान की गई भूमि 33% से अधिक ना हो। दूसरा, दान की गई भूमि कुल भूमि के 50% से अधिक ना हो। तीसरा, इसमें खोरपोश की चर्चा की गई है। और चौथा, यहाँ बहन एवं पुत्री को भी दान दिया जा सकता है। तो इसमें जो गलत है उसको आपको जानना है, वो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो दान की गई भूमि जो पहला ऑप्शन है कि कुल भूमि के 33% से अधिक ना हो, ये गलत है, क्योंकि इसका जो 50% यानी आधा है, यानी टोटल भूमि का आधा आप दान दे सकते हैं, इसका सीमांकन किया गया है। और ये आप बहन को या पुत्री को आप दान दे सकते हैं, ये भी बात की गई है। और जो खोरपोश की चर्चा है, यानी खोरपोश का अर्थ है जो जीवन निर्वाह के लिए दी गई भूमि। तो विधवा माँ के लिए जो है ये बात लिखी गई है कि आप उसे खोरपोश के लिए, क्योंकि आप देखिएगा कि जनजातीय जो ज़मीन संबंधी अधिकार है वहाँ जो महिलाएं हैं उनको बहुत कम अधिकार दिए गए हैं। तो इस प्रकार के अपवाद की जो धारा है उसको थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। जैसा मैं बता रहा था कि जीवन निर्वाह के लिए जो खोरपोश की व्यवस्था की गई है सही, और बहन एवं पुत्री को भी दान दिया जा सकता है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार के चीज़ों को भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे मैं बता रहा था कि मेरा जो थोड़ा सा एक तरीका होता है कि मैं थोड़ा सा लीक से अलग हट कर चीज़ों को बताता हूँ। आमतौर पर मैं अपने आप को सक्षम बनाना चाहता हूँ। इंस्टीट्यूट हमेशा चाहते हैं, जो कि प्रोफेशनल तौर पर पढ़ाते हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि आप उनके चंगुल में हमेशा बने रहें, वो आपको मैटर दें, वो आपको जैसा बोलें आप वैसे ही करें, है ना। आप अगर पूछिएगा कि कौन सा बुक पढ़ें सर, तो टेक्स्ट बुक तो खुद पढ़े ही होंगे तभी बता पाएंगे आपको, या हो सकता है जानकारी भी नहीं होती है कभी कभी। वो चाहते हैं कि नहीं मेरा ही मैटर पढ़े, खरीदे हमसे। यूट्यूब में बोलते रहते हैं कि ये मेरा अकाउंट नंबर है, इसमें पैसा डालिए। तो मेरा इस प्रकार का, मैं शुरू में भी बताया कि कभी प्रोफेशनल अप्रोच में मैं नहीं मानता हूँ। ये सब चीज़ें फ्री होनी चाहिए और सही बात लोगों को बतानी चाहिए। टेक्स्ट बुक आखिर लिखी गई कैसे, उसका आधार है जो गाइड बुक कैसे लिखी गई, उसका आधार है टेक्स्ट बुक। और टेक्स्ट बुक को लिखने के लिए काफ़ी सारा अध्ययन करना पड़ता है, काफ़ी सारा रिसर्च होता है। आप एक सामान्य सी बात को ले लें, आप एनसीईआरटी को देख लें, तो एक टेक्स्ट बुक है, वो आपको दिखेगा, आपको बहुत संतुलित विचार हैं, बहुत सुदृढ़ विचार हैं और बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं, उसको आप समझ सकते हैं। तो अपने आप में कोशिश करना चाहिए। और अभी जैसा जो कोरोना का माहौल है, यहाँ आपको अपने आप ही चीज़ों को विकसित करना है, बहुत कम निर्भरता होनी चाहिए। बहुत से अब सिलेक्शंस जो होते हैं, आप देखिए कि मुझे लगता है कि 60-70% सिलेक्शन जो है बिना इंस्टीट्यूट के होते हैं, वो अपने पढ़ते हैं चीज़ों को। तो ये फैक्ट है, ये सब बातें जो इन सब चीज़ों के आडंबर से थोड़ा सा बचें, क्योंकि ये बहुत बड़ा साम्राज्य जो है इंस्टीट्यूट का इस पर चल रहा है। तो अपने आप में आपको सक्षम होना चाहिए। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो दान की गई भूमि 33% से अधिक ना हो, ये गलत है। तो ये ऑप्शन इस हिसाब से सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन करमुक्त भूमि थी। तो पहला मझीहंस, दूसरा राजहंस, तीसरा भेंट खेता, चौथा खूंटकट्टी। तो ये नाम से ही आप इसको पकड़ें तो तीसरा भेंट खेता। तो भेंट खेता भूमि क्या होता था कि राजा के जो सेवक होते थे, चाहे वो पाहन हो या सेनापति हो, तो उनको उपहार स्वरूप ये भूमि दी जाती थी, जो कि करमुक्त होती थी। जैसे आप दक्षिण भारत में पढ़ें कि अमरम भूमि है, तो इस प्रकार के जो भूमि होते थे जहाँ भूमिदान की व्यवस्था थी, आपको 7th सेंचुरी AD 8th सेंचुरी AD में आपको दिखेगा कि बहुत सारे ऐसे भूमि को जो है बांटा गया शासकों द्वारा करमुक्त के रूप में। तो ये भेंट खेता उसी प्रकार की भूमि है। और मझीहंस जो है उसको भी आपको जानना चाहिए कि जो पढ़ा राजा है, जो मूल राजा है, उसके अंतर्गत जो विशेष अधिकार वाली भूमि है वो मझीहंस है। हालांकि वो भूंयर को या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को ज़मीन देता है, लेकिन उसके लिए वो टैक्स लेता है इसके लिए, तो उसके विशेष अधिकार में है। जस्ट आप समझ ले कि ये केंद्र सूची का विषय है। दूसरा राजहंस की भूमि है,
तो राजा की ही भूमि है और राजा भी जो है वो उसे सामान्य तौर पर बांटता है, यानी विशेष अधिकार के तौर पर नहीं बांटता है और उसमें फिर वो कर लेता है। इसमें उसके रिश्तेदार भी शामिल हो सकते हैं। और जैसा इसके अंतर्गत जो वर्गीकरण है, राजहंस का 36 है, उसके बाद उठकर है, फिर कोड़कर है। कोड़कर से तो आप वाकिफ़ होंगे। इसमें यह बताया गया कि आप जंगल को साफ करके या कोड़ के चौरस भूमि बनाया जाता है। आमतौर पर 4 से 5 वर्षों तक जो कर व्यवस्था नहीं ली जाती थी उसको फिर से शुरू किया जाता है। ये उसका टेक्निकल जो है परिभाषा है। आप देखिएगा कि जो 36 है उसमें जो रुकमत यानी समय समय पर राजाओं को जो रकम दी जाती थी उसे 36 कहा गया है। और ये ऊंची लगान वाली उच्च भूमि होती थी। तो ये राजहंस में सबसे सर्वश्रेष्ठ भूमि 36 है। फिर आप उठकर है, तो उठकर में आप देखिएगा कि जो निम्न भूमि है, जो हाफ लगान वाली भूमि है, आप जिसे कह सकते हैं आधा है। तो इस प्रकार के वर्गीकरण को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। आप देखिएगा कि जब मोहम्मद बिन तुगलक के सुधार को आप पढ़िएगा तो अब देखिएगा कि उसने उपहास के रूप में बहुत से इतिहासकार बताते हैं कि बंजर भूमि में वो खेती करने गया था, तो हंसी का पात्र बनता है वो पागल सुल्तान। लेकिन उसका एक दूसरा रूप ये भी है कि उसने जो बंजर भूमि यानी ऊसर भूमि का काफ़ी सारा वर्गीकरण करा हुआ था। और अब देखिएगा कि दीवाने को ही जो है वो कृषि के लिए ऋण भी देता है, जो वैज्ञानिक कृषि को प्रोत्साहित भी करता है। तो एक प्रकार से जो बंजर भूमि का ग्रेडेशन है उसको वो कई रूप में बांटा था। तो वो ऐसा बंजर नहीं कि एकदम बालू की तरफ बंजर है जहाँ खेती की संभावना ही नहीं है, लेकिन वो बंजर भूमि को भी जो है वैज्ञानिक तरीके से उससे उत्पादी भूमि बनाना चाहता था। तो उसके लिए उसने ऊसर भूमि का शब्द का जो है वो प्रयोग किया। तो इस प्रकार जो भूमि का वर्गीकरण है उसकी बारीकी को आपको समझना जरूरी है। तो यहाँ जो जैसा पूछा गया है कर मुक्त भूमि भेंट खेता, इससे संबंधित जो हमने बहुत से भूमि संबंधित बातों को जाना है, समझा है, तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि घटवाल का संबंध किससे है? तो पहला मैदानी क्षेत्र, दूसरा घाटी क्षेत्र, तीसरा गंगा के क्षेत्र और चौथा कोल्हान क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है दूसरा घाटी क्षेत्र। क्योंकि नाम से अगर आप देखें, आप घटवाल विद्रोह से परिचित होंगे, लेकिन यहाँ उसके मूल में जाके प्रश्न पूछा गया है। तो घटवाल अर्थात घाटी क्षेत्र के में रहने वाले जो महसूल या टैक्स कलेक्टर हैं, वो टैक्स उगाते हैं। एक प्रकार से इन्हें परंपरागत रूप से पुलिस अधिकार भी प्राप्त है, क्योंकि घाटी वाला जो क्षेत्र है वो काफ़ी लुटेरा वाला क्षेत्र हुआ करता था और जंगली जानवर भी होते थे, दुर्गम क्षेत्र भी होते थे। तो यहाँ लोगों को सुविधा देने के लिए ये टैक्स लेते थे और एक प्रकार से पुलिस प्रकार की व्यवस्था का स्थापना किया हुआ आप यहाँ पाएंगे। आप ठीक इसी प्रकार के अप्रोच जब दक्षिण भारत के जो आप मुलिंजी है या कुरिंजी है या मुलय हैं, पलय हैं, इस प्रकार के वर्गीकरण में आप पाइएगा भूमि का जो वर्गीकरण किया गया है ज्योग्राफी के अनुसार। तो यहाँ जो घटवाल है इसका पूरा संबंध जो है आप देखिएगा कि जो भूगोल के घाटी क्षेत्र से संबंधित है। अब जब 1772 में जब घटवाल विद्रोह हुआ, आप इसको यहाँ अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो रामगढ़, जो हजारीबाग उस समय यानी रामगढ़ का जो घाटी वाला क्षेत्र है, ये वहाँ महसूल लेते थे, टैक्स लेते थे। मुगल काल में भी इनको टच नहीं किया गया, इन्हें समाहित ही किया गया था, तो विद्रोह तो नहीं हुए। लेकिन जैसे ही अंग्रेजी सेना आई तो यहाँ के स्थानीय शासक पर उन्होंने आक्रमण किया। आप देखिएगा कि जो रामगढ़ के शासक थे तेज सिंह और मुकुंद सिंह, दोनों का इस समय वर्चस्व था। तेज सिंह ने इसका मुकाबला किया, लेकिन मुकुंद सिंह जो है वो भाग गए। और ये मुकुंद सिंह, राजा मुकुंद सिंह के साथ ये घटवाल जुड़े हुए थे, उनका समर्थन था, चूँकि इनके माध्यम से वो टैक्स लेते थे और सुरक्षा प्रदान करते थे। इनको राइट दिया गया था। तो जब घटवाल देखे कि मुकुंद सिंह अंग्रेजों के सामने नहीं सकेंगे और कैप्टन केमक जो है वो बुरी तरह इन क्षेत्रों को ध्वस्त भी कर रहे थे, तो फिर घटवालों ने टैक्स का काम छोड़कर दूसरा काम करने लगे, खेती का काम करने लगे। और
कोयला उठान का भी काम जो है शुरू में इन्होंने किया। बहुत से जो कोयलरी क्षेत्र है वो अंग्रेज़ों को इन्होंने बताया भी कि यहाँ मिलती हैं। उसी समय आप देखिएगा कि आप अंग्रेज़ों के समय जो कोयलरी क्षेत्र का विकास आप देखिएगा कि शुरू हुआ था। तो अंग्रेज़ों ने बाद में घटवालों को मिला लिया, उन्हें रियायतें दी। और ठीक आपको दिखेगा कि 1805 के जो पुलिस रूल हैं, फिर 1856 में तो घटवालों को स्थानीय परंपरागत पुलिस का भी दर्जा दिया और उनको समाहित किया। तो आप देखिएगा कि इस प्रकार जो उस समय जो आंध्र गरबा घाटी, लौरंगा घाटी, टुनगुना घाटी, तो ये सब एक हो गए थे, सब घटवाल एक हो गए थे। और जो स्थानीय वहाँ उस समय चंपा जो भागलपुर क्षेत्र का जो शासक था, उनको भी उसका समर्थन प्राप्त था। और सबसे विचित्र बात थी कि कोई युद्ध हुआ नहीं था उस समय इतने बड़े विद्रोह में, लेकिन एक संगठन बहुत बड़ा तैयार हो गया था। तो इससे कैमक जो है वो डर भी गए थे और इनको वार्ता स्थापित की। इनका जैसे मैंने बताया कि कोयलरी क्षेत्र के लिए उपयोग किया और 1805-1856 में इन्हें अधिकार दिए। और बाद में आप देखिएगा कि जो शाह आलम द्वितीय है, जिसके समय जो है इलाहाबाद की संधि हुई, जो मुग़ल शासक था, तो शाह आलम भी घटवालों को जो है अपने शासन में मिलाए हुए था, उसके महत्व को समझता था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आ गए तो ये समीकरण बदलने लगे। तो यहाँ ये झारखंड में 1772 का घटवाल विद्रोह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको घुमा के इधर उधर से पूछ सकता है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है घाटी क्षेत्र वो सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस आंदोलन को गांधी उल्लंघन कहा जाता है? तो पहला टाना भगत आंदोलन, दूसरा बिरसा मुंडा आंदोलन, तीसरा बंगम माझी आंदोलन, चौथा हरि बाबा आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है तीसरा बंगम माझी आंदोलन। जेपीएससी से यहाँ प्रश्न आ भी चुका है। तो ये एक प्रकार से सुधारवादी आंदोलन था, जैसे सपाड़ा आंदोलन हमें लाल हेमब्रम का दिखता है। उसके बाद हरि बाबा का जो आंदोलन हमें दिखता है 1930 में ही, उसी समय यानी 1930 यानी असहयोग आंदोलन के बाद से हजारीबाग, यानी वर्तमान में जो बोकारो का, उस समय तो हजारीबाग क्षेत्र में था, बोकारो का क्षेत्र, गुमिया का क्षेत्र, यहाँ जो हरि बंगम जो है आपको बंगम माझी, हरि बाबा, मुनीर बाबा के रूप में इसे जो है काफ़ी ख्याति मिली। ये इन्होंने आश्रम की भी स्थापना की और ये सुधारवादी आंदोलन इन्होंने आरंभ किया, अर्थात मांस, मदिरा और जो अंग्रेजियत जो है उसके खिलाफ में जो है वो बातें की और देसी तत्वों को समाहित करने पर संथाली समाज में शुद्धता पर जोर दिया। तो एक प्रकार से ये इसे जो है गांधी उल्लंघन कहा जाने लगा था, क्योंकि महात्मा गांधी के जो आप अगर आंदोलन को देखें तो वहाँ जो आपको दिखेगा कि कंस्ट्रक्टिव वर्क है, सामाजिक संरचना से जुड़ी सचनात्मक कार्यक्रम है, वो बहुत अधिक होती है। उन्होंने अपने आप के जागरूकता में अधिक बातें बताई हैं। गांधी जी हमेशा जो है वो सत्य अहिंसा की बात करते हैं, माध्यम की बात करते हैं, आत्मशक्ति की बात करते हैं, असहयोग की बात करते हैं। तो ये जो दर्शनवादी सोचते हैं वो उनका संबंध कहीं ना कहीं सुधारवादी आंदोलन से रहता ही है। तो इस संदर्भ में जो है उन्हें गांधी उल्लंघन कहा गया। और बाद के दिनों में आप देखिएगा कि इतनी ख्याति हो गई कि किशन वल्लभ साय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबूराम नारायण सिंह से जुड़े और उनसे आग्रह भी किया कि आप चुनाव लड़ें। लेकिन बाद के दिनों में अंग्रेजों द्वारा इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, 14 वर्ष की सज़ा हो जाती है। 1947 में फिर इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो बाद में इनके जो सक्सेसर थे लक्ष्मण माझी, उनको भी राजनीति में लाने का प्रयास किया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है बंगम माझी का जो आंदोलन है।